हे गाइस हाय। सो लास्ट लेक्चर में हमने इतना बेसिक समझ लिया था कि जो हमारा ग्लूकोज है हम इसको क्या कर सकते हैं, वी कैन अंडरगो। इस ग्लूकोज के साथ हम एक ग्लाइकोलिसिस नामक प्रोसेस कर सकते हैं। अगर ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस हुआ तो एट द एंड मेरे पास बनेगा दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, और साथ में ही मेरे से बन सकता है दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें। और वो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है? टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH। अब हमारा क्वेश्चन था फेट ऑफ ग्लूकोज क्या है, इस ग्लूकोज का क्या होगा आगे। तो फिर हमने समझा कि देखो, डिपेंड करेगा कि हमारे पास ऑक्सीजन है या ऑक्सीजन नहीं है। डू आई हैव ऑक्सीजन और डू आई नॉट हैव ऑक्सीजन। अगर मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है तो हमने बोला था देखो फिर से दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी। ये दो पॉसिबिलिटीज क्या है? ये दो पॉसिबिलिटीज है कि पाइरुवेट को हम लैक्टिक एसिड में तोड़ लेंगे, है ना। पाइरुवेट को हम लैक्टिक एसिड में तोड़ लेंगे और ये किस में होगा? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी? हम इसे इथेनॉल में तोड़ लेंगे, और अगर इथेनॉल में तोड़ेंगे तो ये किस में हो सकता है? ईस्ट में हो सकता है। ये हम पिछली लेक्चर में इतना बेसिक समझ चुके थे। ठीक है, हमने ये भी देखा कि अगर लैक्टिक एसिड या ईस्ट में तोड़ रहे हैं तो ये जो 2NADH हमने बनाया था ये कंज्यूम हो जाएगा। तो बेसिकली अगर हम पाइरुवेट को लैक्टिक एसिड या इथेनॉल में तोड़ रहे हैं, या आप कह सकते हो अगर हम उसका फर्मेंटेशन कर रहे हैं, तो फर्मेंटेशन करते समय जो दो NADH आपने बनाए थे वो इस्तेमाल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? आपका नेट प्रोडक्ट क्या बना? सिर्फ दो ATP, है ना। इस लैक्टिक एसिड और इथेनॉल का हम कुछ खास नहीं कर सकते, ठीक है। बट वंस अगेन डिपेंड्स अपॉन स्पीशीज टू स्पीशीज, और आगे आने वाले लेक्चर्स में क्लियर होगा कि क्या और पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक। अब इस लेक्चर में हमारा मेन मुद्दा क्या है? हमारा मेन मुद्दा है कि अगर ऑक्सीजन हुआ तो क्या होगा। what would be the possibility if we have the oxygen। ठीक है। अब देखो, अगर ऑक्सीजन है तो हमारा जो ये पाइरुवेट है, the pyruvate does not stay there, the pyruvate enters mitochondria। ठीक है, पाइरुवेट जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये क्या करेगा? द पाइरुवेट विच इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, पाइरुवेट जो एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है बना लेता है एसीटाइल कोएंजाइम ए। व्हाट इज एसीटाइल कोएंजाइम ए? एक सेकेंड, सॉरी। सो व्हाट इज एसीटाइल कोएंजाइम ए? एसीटाइल कोएंजाइम ए एक और कंपाउंड है, और इसमें एसीटाइल ग्रुप कहाँ से आया? पाइरुवेट से टूट कर आया। कोएंजाइम में क्या है बेटा? आपको याद होगा, आपने जब एंजाइम्स पढ़े थे तो आपने बोले था कि कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है वो एंजाइम के साथ एक्ट करके, रिएक्ट करके उसको फंक्शनल बनाते हैं। रिएक्ट करके नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए एंजाइम के साथ एसोसिएट होके उसको फंक्शनल बनाते हैं। तो आपका कोएंजाइम ए बेसिकली यहाँ पे सेम काम कर रहा है, ठीक है। तो कोएंजाइम ए एक्चुअली हमारे एक रिएक्टेंट है। पाइरुवेट के साथ हमने कोएंजाइम ए को अंदर लेकर आया, और कोएंजाइम ए को जब अंदर लेकर आते हैं तो वो एसिटाइल कोएंजाइम ए एसिटाइल ग्रुप के साथ एसोसिएट हो जाता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। पाइरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड था, एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन कंपाउंड है, और एक कार्बन मेरा बाहर। बट क्या इस रिएक्शन में सिर्फ इतना होगा? विल दिस रिएक्शन ओनली गिव मी दिस? नो, दिस रिएक्शन विल गिव मी मोर। ये रिएक्शन मुझे और भी देगा। और क्या दे सकता है? अब देखो, एट द सेम टाइम ये रिएक्शन एक NAD कंज्यूम करेगा, NAD प्लस कंज्यूम करेगा, और बनाएगा NADH प्लस H प्लस। अब आप समझो ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। पाइरुवेट एक डिफरेंट मॉलिक्यूल था, एक डिफरेंट क्लास ऑफ मॉलिक्यूल है। हम ये ऑलरेडी समझ चुके हैं कि जब भी फंक्शनल ग्रुप्स चेंज होंगे, मॉलिक्यूल्स का फंडामेंटल नेचर चेंज होगा, तो हाइड्रोजन का आदान प्रदान होगा, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा। यहाँ पे वही हुआ है। पाइरुवेट इज एन ऑर्गेनिक एसिड, है ना। उसमें COH ग्रुप था, एसिटाइल कोएंजाइम ए में वो COH ग्रुप नहीं है। तो जब आपने बॉन्ड तोड़ा तो उस बॉन्ड में जो एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ गए? वो एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन
अब NAD और हाइड्रोजन के बीच में बैठे हुए हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। तो हमें एनर्जी निकालनी थी, हम एनर्जी इतनी ही निकाल पाए कि NADH बना लिया, इससे ज़्यादा एनर्जी हम नहीं निकाल पाए। ठीक है, अब इस रिएक्शन को हम एक नाम देना चाहते हैं। ठीक है, अब वो नाम क्या होगा? पहले हम ये देख रहे हैं कि पाइरूवेट से एक कार्बन गायब हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि चलो इस रिएक्शन को कहते हो डी कार्बोक्सिलेशन। क्यों डी कार्बोक्सिलेशन कह रहे हैं? बिकॉज एक कार्बन गायब हो रहा है। ठीक, फिर हम बोलेंगे देखो सिर्फ एक कार्बन ही गायब नहीं हो रहा, पाइरूवेट से हाइड्रोजन लेकर आप NAD+ को दे रहे हो, तो इसको आपको डिहाइड्रोजिनेशन भी कहना पड़ेगा, आपको इसे डिहाइड्रोजिनेशन भी कहना पड़ेगा, बिकॉज आप पाइरूवेट से हाइड्रोजन को लेकर NAD को दे रहे हो। बट लोग बोलते हैं कि देखो डिहाइड्रोजिनेशन, डी कार्बोक्सिलेशन अच्छा नाम नहीं है, बट डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब हुआ आप हाइड्रोजन निकाल रहे हो, बट हाइड्रोजन अकेले थोड़ी ना निकला, इलेक्ट्रॉन भी तो निकला। तो डिहाइड्रोजिनेशन इज बाय डिफॉल्ट ऑक्सीडेशन, है ना? ऑक्सीडेशन बोले तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी होता है, डिहाइड्रोजिनेशन बोले तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो जब मुझे नाम देना है तो मैं एक ऐसा नाम दूंगा जो सूटेबल होगा। तो मैंने फाइनली इसका नाम क्या दिया? मैंने इसका नाम दिया ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्यों? एक कार्बन की बर्बादी हो रही है। पाइरूवेट में मेरा 3 कार्बन थे, एक एसिटाइल कोएंजाइम में मेरा 2 कार्बन है, एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गया। लेकिन सिर्फ यही नहीं हो रहा, पाइरूवेट हाइड्रोजन को भी लूज कर रहा है, इसीलिए हम इसका नेट नाम क्या देने वाले हैं? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्लियर है ये बात? अब इसको कौन सा एंजाइम कैटालाइज कराएगा? अब हमें एंजाइम का नाम ढूंढना था। देखो पाइरूवेट से हम कार्बन निकाल रहे हैं, पाइरूवेट से हम हाइड्रोजन निकाल रहे हैं। एंजाइम का नाम कैसे देते हैं? जो एक्टिविटी है वो लास्ट नाम होता है, जो सबस्ट्रेट के ऊपर, जिस सबस्ट्रेट के ऊपर वो काम कर रहा है वो उसका फर्स्ट नेम होता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सोना सिंह, सिंह इज माय फैमिली नेम, सोना इज माय फर्स्ट नेम। सेम वे मुझे एंजाइम का नाम कुछ ऐसे देना है, सेकंड नाम जो होगा एंजाइम का वो उसकी एक्टिविटी बताएगा, जो फर्स्ट नाम होगा एंजाइम का वो बताएगा कि किस चीज के ऊपर काम करके आपका एंजाइम प्रोडक्ट बना रहा है। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं बोलूंगा पाइरूवेट डीकार्बोक्सिलेज और पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज, मैं दोनों बोल सकता हूं, है ना? आपके दिमाग में ये घंटी बज रही होगी कि देखो पाइरूवेट का डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है और पाइरूवेट का डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, आप दोनों में से कोई भी नाम से बुला लो। बट यहाँ पे एक कैच है, आपके पास भले ही दिमाग में 2 ऑप्शन है, पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज, पाइरूवेट डीकार्बोक्सिलेज, नाम तो एक ही देना पड़ेगा ना। अब हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि पाइरूवेट का डीकार्बोक्सिलेशन सिर्फ यहीं पे नहीं हो रहा, पाइरूवेट का डीकार्बोक्सिलेशन यहां भी हो रहा था। इफ यू रिमेंबर, जब पाइरूवेट को हमने इथेनॉल बनाया तो बीच में हमने बनाया था एसिटल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड बनाते समय भी हमने एक कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस किया था, तो उस समय भी कोई एंजाइम इन्वॉल्व रहा होगा। तो पाइरूवेट का डीकार्बोक्सिलेशन एक जगह और हो चुका है, बट पिछली जगह पे डिहाइड्रोजिनेशन नहीं हुआ था। जब पाइरूवेट से एक कार्बन डाइऑक्साइड हटा के एसिटल्डिहाइड बनाया था तो कोई NADH नहीं बन रहा था, उल्टा हाइड्रोजन कंज्यूम हुआ था, अगर आपको याद है। अगर आप थोड़ा थोड़ा भूल चुके हैं तो आई विल लाइक टू शो यू दैट रिएक्शन जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। हमने लास्ट क्लास में यही रिएक्शन देखी थी, ऊपर वाली। आप देखो पाइरूवेट से जब हमने एसिटल्डिहाइड बनाया तो हमने क्या किया? आई नीडेड टू लूज कार्बन डाइऑक्साइड, मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस करना पड़ा। तो इसीलिए इस एंजाइम का एक ही नाम हो सकता है, पाइरूवेट डीकार्बोक्सिलेज। मेरे पास कोई और दूसरा नाम नहीं है इसको देने के लिए, ठीक है? बट यहां पे मेरे पास ऑप्शन है बेटा, यहां पे दिस पर्टिकुलर प्लेस आई हैव एन ऑप्शन, डीकार्बोक्सिलेज डिहाइड्रोजिनेज। तो मैंने बोला
ऐसा करते हैं, पायरुवेट से एसिटल्डिहाइड बनाने वाले एंजाइम का नाम दे दो पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। लेकिन पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम बनाने वाले एंजाइम का नाम दे दो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो ये हो गया आपका PDH। और जब PDH होगा तो आपको मैग्नीशियम आयन का भी जरूरत पड़ेगा। मैग्नीशियम आयन एज अ कोफैक्टर काम करता है। ठीक है, सो यू कैन हैव पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कन्वर्टिंग पायरुवेट इनटू एसिटिल कोएंजाइम। You can have pyruvate decarboxylase converting pyruvate into acetaldehyde and then into ethanol। ठीक है, क्लियर है? तो आई होप ये रिएक्शन आपको क्लियर था। अब ये रिएक्शन करना क्या चाह रहा है? ये रिएक्शन पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम में बना रहा है। अब एक बात रिपीट करने की जरूरत है, ये रिएक्शन एक ग्लूकोज के लिए 2 बारी होगा। ये रिएक्शन विल हैपन ट्वाइस फॉर 1 ग्लूकोज। व्हाई? एक ग्लूकोज से बने थे 2 पायरुवेट। 2 पायरुवेट यानी 2 पायरुवेट बनेगा 2 एसिटाइल कोएंजाइम में। ठीक है, अभी भी मेरा 4 कार्बन इज इंटैक्ट, 2 कार्बन का लॉस हुआ है। ठीक है, और इस दौरान मैंने क्या बनाया? मैंने 2 एनर्जी कैरियर्स भी बना लिए। ठीक है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ग्लाइकोलिसिस में आपने 2 नेट एटीपी और 2 NADH बनाया था। यहां आपने कोई एटीपी नहीं बनाया, बट आपने 2 NADH बना लिया। ठीक है, एंड एट द एंड आपके 4 कार्बन अभी भी इंटैक्ट हैं एज एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या करेगा? ये एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर करता है नेक्स्ट सीरीज ऑफ रिएक्शन जिसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल, जो भी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा। लिंक रिएक्शन भी माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ। जब पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर किया तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज ने उसे एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट कर दिया। अच्छी बात है। अब एसिटाइल कोएंजाइम एक सीरीज ऑफ रिएक्शन को एंटर करता है। सीरीज ऑफ रिएक्शन मतलब एक दूसरा रिएक्शन करे, एक रिएक्टेंट से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, चौथा से पांचवा, एंड फाइनली घूम फिर के फिर से वही बन जाता है जहां से कहानी शुरू हुई थी। जब ऐसे होता है तो इसको कहते हैं एक साइकिल। मान लो रक्षाबंधन है, आप अपने घर से निकले, दीदी के घर गए, फिर मौसी के घर गए, फिर मामा के घर गए, फिर फूफा के घर गए, एंड अल्टीमेटली सारे भाई बहनों को राखी बांधकर आप वापस अपने घर आ गए। तो बोला ना कि आपने एक साइक्लिक रिएक्शन किया। हर रिएक्शन में आपने कुछ दिया और आपको कुछ मिला। आपने राखी बांधी और आपको गिफ्ट मिला, या आपने राखी बंधवाई और आपने गिफ्ट दिया, है ना? तो इसी तरह यहाँ पे भी कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे हमारी कहानी शुरुआत होगी एक मॉलिक्यूल से जिसका नाम है ओक्सैलो एसीटेट। ओक्सैलो एसीटेट फर्स्ट कंपाउंड जिसको एक्सेप्ट करता है वो है एसिटाइल कोएंजाइम ए, एंड देन अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। इस कंपाउंड के बारे में थोड़े समय में बात करेंगे। और ये सीरीज ऑफ कंपाउंड्स एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और घूम फिर के वापस कहानी वहीं आ जाती है। इसलिए बोला इसे साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल इसलिए बोला क्योंकि इससे ढूंढने वाले इंसान थे, साइंटिस्ट थे, हैंस क्रेब्स। ठीक है, और इस साइकिल में एंटर कौन कर रहा है? एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम में बनाया किसने? इस रिएक्शन में। तो देखा जाए तो ये रिएक्शन एक लिंक है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में। यही रिएक्शन है जो आपको फाइनली एसिटाइल कोएंजाइम में बना के दे रहा है। तो जब तक ये रिएक्शन है तब तक एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा, और एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा तो क्रेब्स साइकिल चलेगी। इसीलिए हम पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम में बनाने वाले रिएक्शन को लिंक रिएक्शन भी कहते हैं। अब ये नाम आपकी एनसीईआरटी नहीं बोलती शायद, बट इस नाम की समझ और इसका रीजन आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि ये रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस को माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होने वाले क्रेब्स साइकिल से लिंक करती है। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग दिस लिंक रिएक्शन। सिंपल। ओके,
आई होप दिस इज क्लियर। अब समझते हैं कि क्रेब्स साइकिल में क्या हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्रेब्स साइकिल के सारे रिएक्शंस और सबस्ट्रेट्स आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी कुछ रिएक्शंस को मेन साइकिल दिखाते हुए छोड़ देती है, दो रिएक्शन को, बट जब ईटीएस दिखा रही होती है तब उसको उसका जिक्र कर देती है। तो इसलिए आपको तो सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसे ऐसे याद करता हूँ, थोड़ा उल्टा तरीका है बट ठीक है, अब तरीका है तो है। CIA सक्सेस इज फेमस, है ना, वो अमेरिकन एजेंसी CIA। मैं इसे ऐसे याद करता हूँ, CIA सक्सेस इज फेमस। अब CIA क्यों? पहले तीन कंपाउंड का फर्स्ट लेटर होता है C, I और A। ठीक है, सक्सेस तो पहले मेरे पास आएगा S, फिर आएगा C, फिर आएगा S। तो जो फोर्थ कंपाउंड है उसका नाम S और C से आता है, फिर आता है S, फिर आता है फेमस FMO, FMO। ठीक, तो ये कंपाउंड्स हैं। अब इन कंपाउंड्स का एक्चुअल नाम क्या है? तो C स्टैंड फॉर साइट्रेट, I स्टैंड फॉर आइसोसाइट्रेट, A stands for alpha keto glutarate, SUC that stands for succinyl coenzyme A। फिर से एक कोएंजाइम। S stands for succinate, F stands for fumarate, M stands for malate, and O stands for oxaloacetate। तो ये आपके 8 कंपाउंड्स हैं, 8 कंपाउंड्स विच आर पार्ट्स ऑफ क्रेब्स साइकिल। अब 8 कंपाउंड्स में कितने रिएक्शंस हैं? रिएक्शन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक, सो टोटल हमारे पास 8 रिएक्शंस एंड 8 कंपाउंड्स हैं। ठीक है, अब हमने शुरू में ही मेंशन किया था कि हमारे लिए ज़रूरी क्या है? काउंटिंग कार्बन, काउंटिंग एनर्जी कैरियर, काउंटिंग एटीपी। कार्बन कहाँ से कहाँ आया, एटीपी कहाँ से कहाँ गया, NADH कहाँ से कहाँ बना। ठीक है, तो देखो, ओक्सैलोएसीटेट एक 4 कार्बन कंपाउंड है, एसिटाइल कोएंजाइम एक 2 कार्बन कंपाउंड है। जब ये मिलेंगे तो एक 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा साइट्रेट। ठीक है, इस रिएक्शन का एंजाइम होगा साइट्रेट सिंथेस, साइट्रेट बनाने वाला एंजाइम साइट्रेट सिंथेस, बस। अब साइट्रेट से आइसोसाइट्रेट एक आइसोमर है, कोई चेंज नहीं होगा, आइसोसाइट्रेट भी 6 कार्बन कंपाउंड है। अब ऐसे याद रखो, वर्ड के पहले और वर्ड के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को जाना है। तो वर्ड, पहला वर्ड होता है CIA, तो CIA के पहले और CIA के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को मुझे निकालना पड़ेगा। तो जब आइसोसाइट्रेट टू अल्फा कीटो ग्लूटरेट बनेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। जब अल्फा कीटो ग्लूटरेट टू सक्सिनाइल कोएंजाइम बनेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। इसका मतलब अल्फा कीटो ग्लूटरेट एक 5 कार्बन कंपाउंड होगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम में फिर से एक 4 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा। क्यों? एक कार्बन गया, दूसरा कार्बन गया। अब ध्यान से देखो, ये साइकिल शुरू हुई थी 4 कार्बन से, और अब जब ये 4 कार्बन 6 कार्बन बना तो आप 2 कार्बन साइकिल में लेकर आए और आपने 2 कार्बन को निकाल दिया। ठीक, अब ये जरूरी ये होता नहीं है कि जो कार्बन आप लेकर आए उसी कार्बन को निकालो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है आप एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन्स लेकर आए और उस एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन से आपको कुछ करना है। आप CC बॉन्ड्स लेकर आए, आप CC बॉन्ड्स को तोड़कर उस एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करोगे किसी ना किसी फॉर्म में। अब वो फॉर्म क्या है हमारा? फर्स्ट फॉर्म जो है हमारा, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ NADH, यानी मैं एक NAD+ कंज्यूम करूंगा और
इस NAD प्लस और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन घुसा के NADH बना लो। वंस अगेन फिर से मैं एक NADH यहां पे बना लूंगा। तो अभी तक मैंने 2 कार्बन को गवाया, 2 NADH को बनाया। क्लियर होना चाहिए इतना, आई गेस। आई होप दिस मच इज इजी। नाउ सक्सिनाइल कोएंजाइम A टू सक्सिनेट। सक्सिनाइल कोएंजाइम A टू सक्सिनेट जब आप बना रहे हो तो यहाँ एक दिलचस्प चीज होती है। वो दिलचस्प चीज क्या है? सक्सिनाइल कोएंजाइम A टू सक्सिनेट से जो एनर्जी मिलती है उससे आप डायरेक्टली ADP को ATP में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ADP को ATP में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक थोड़ा सा छोटा सा कैच है। अगर हम प्लांट्स और बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो आपका ATP बनता है। अगर हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो आपका GTP बनता है। क्या फर्क है दोनों में? ATP बोले तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, GTP बोले तो ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। दो अलग अलग बेस हैं। इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है इनों में। क्यों फर्क नहीं है? हमें चाहिए एनर्जी हिडन विद इन द बॉन्ड। मुझे वो बॉन्ड ATP से लेना है या GTP से लेना है फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम किस बॉन्ड की बात कर रहे हैं? हम फॉस्फोएनाइड्राइड बॉन्ड की बात कर रहे हैं। दैट्स इट। ठीक है, तो अगर प्लांट की बात करें तो हमें ATP मिल जाएगा, एनिमल सेल की बात करें तो GTP मिल जाएगा, और फर्क नहीं पड़ता। मैं उसे कन्वर्ट करके ATP की तरह भी यूज कर सकता हूँ। टोटली फाइन। ठीक है, अब आते हैं सक्सिनेट टू फ्यूमारेट। अब देखो यहां आपको ये समझना पड़ेगा कि सक्सिनेट टू फ्यूमारेट दोनों के दोनों आपके ज़्यादा फर्क नहीं है, बट फिर भी यहाँ इतनी एनर्जी रिलीज हो जाती है, सफिशिएंट एनर्जी इज रिलीज्ड हियर कि आप फिर से एक एनर्जी कैरियर बना सको। बट ये एनर्जी कैरियर आपका NADH नहीं है। होता क्या है, सक्सिनेट और फ्यूमारेट में बॉन्ड्स का फर्क है। सक्सिनेट में डबल बॉन्ड का एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो मुझे एनर्जी तो मिलती है, आई एम गेटिंग एनर्जी, बट एनर्जी जो मिल रही है वो एक्चुअली इतनी ज़्यादा नहीं है। तो मैं यहाँ NADH नहीं बना सकता, बट FADH2 बना सकता हूँ। मैं NADH नहीं बना सकता बट FADH2 बना सकता हूँ। आपको ये बात समझना है, हर जगह जब आप बॉन्ड्स को तोड़ रहे हो आपको कम या ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, और जब ये काम हो रहा होगा जितनी एनर्जी मिलेगी उसमें जो बना सकते हो आप वही बना पाओगे। तो सक्सिनेट टू फ्यूमारेट कन्वर्जन गिव्स मी FADH2। अब एक और तिग्रम की बात, ये सक्सिनेट टू फ्यूमारेट कॉम्प्लेक्स जो है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से जुड़ा एक कॉम्प्लेक्स है। इसको कहते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, SDH। सक्सिनेट से हाइड्रोजन निकाल के FADH को देने वाला सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का भी हिस्सा होता है। इसीलिए कभी कभी हम आपको क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इज पार्ट ऑफ बोथ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इट्स अ पार्ट ऑफ द क्रेब्स साइकिल एज वेल। आंसर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स 2। ठीक है, तो सक्सिनेट से फ्यूमारेट बना लिया और बन गया मेरा सक्सिनेट डिहाइड्रोजन, बन गया मेरा FADH2। ठीक है, अब कहानी फिर आगे बढ़ेगी। फ्यूमारेट से मैलेट बनेगा, मैलेट से ऑक्सैलोएसीटेट बनेगा। मैलेट से ऑक्सैलोएसीटेट बनने में एक आखिरी बार, एक लास्ट हुर्रा, एक आखिरी बार आपको मिलता है NADH। ठीक है, लास्ट बार आपको एक NADH मिल जाता है। सो दिस इज क्रेब्स साइकिल। फाइनली अगर आप इसकी एक काउंटिंग करो, इफ यू काउंट देम फर्दर, तो इसका एक नेट रिएक्शन लिख सकते हैं, 1 एसिटाइल कोएंजाइम A प्लस 3 NAD प्लस प्लस 1 FAD प्लस गिव्स मी 2 CO2, 2 कार्बन आया 2 कार्बन गया, प्लस 3 NADH प्लस 1 FADH2
प्लस हमने एक एडीपी भी खर्च किया एंड हमने एक एटीपी भी बनाया। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है फॉर दिस। बट यहां पे एक और चीज है जिसका हमें ध्यान रखना है, जो हम अक्सर स्किप करते हैं। आपकी एनसीईआरटी बहुत केयरफुली, अगर आप देखोगे, एक वाटर मॉलिक्यूल को भी यहां पे इंसर्ट करती है। ठीक है, योर एनसीईआरटी ऑल्सो इंसर्ट्स अ वाटर मॉलिक्यूल। वो वाटर मॉलिक्यूल जब साइट्रेट से आइसोसाइट्रेट बना रहे होते हैं उस समय, और या उसके अराउंड इक्वेशंस में आपका इस्तेमाल हो सकता है। सॉरी, जब ऑक्सैलो एसीटेट से साइट्रेट बना रहे होते हैं, यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल और हमको हमारा खर्च होता है। दिस इज द प्लेस जहाँ एक वाटर मॉलिक्यूल आपका खर्च होता है। इसीलिए जब एनसीईआरटी ये फाइनल इक्वेशन लिखती है तो यहाँ पे आपका एक वाटर मॉलिक्यूल का कंजम्पशन भी दिखाती है। ठीक है, अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी यहाँ पे बहुत ध्यान से। वो क्या है कि दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन जो आपने लिखा, ये एक एसिटाइल कोएंजाइम के लिए था। अगर मैं वन ग्लूकोज की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट वन ग्लूकोज, दैट मीन्स टू एसिटाइल कोएंजाइम ए। यानी इस इक्वेशन को मैं पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, तो अगर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो एक एसिटाइल कोएंजाइम में मुझे देगा 6 NADH, 2 FADH2 एंड 2 ATPs। ठीक है, ये क्लियर है। अब मैं अभी तक के सारे एक्सचेंज को, सारे नेट प्रोडक्ट्स को समराइज करना चाहता हूं। ठीक है, सो मैंने पढ़ा कि मेरी कहानी शुरू हुई थी ग्लूकोज से। एज ऑफ नाउ मेरे सारे कार्बन्स हट चुके हैं। सो वन ग्लूकोज हैज गिवन मी 6 कार्बन डाइऑक्साइड एज ऑफ नाउ, बट इट हैज ऑल्सो गिवन मी NADH। कितने NADH है मेरे पास? मेरे पास 6 NADH है क्रेब्स साइकिल से। फिर मेरे पास 2 NADH है आपका लिंक रिएक्शन से, और मेरे पास 2 NADH है हमारा ग्लाइकोलिसिस से। ठीक है, फिर मेरे पास FADH2 है। FADH2 कितना है? 2 मेरे पास है फ्रॉम क्रेब्स साइकिल। फिर कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती, मेरे पास ATP भी है। ATP मेरे पास 2 है फ्रॉम क्रेब्स साइकिल, एंड मेरे पास 2 है नेट फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस। यहां पे मैं वाटर को इग्नोर कर रहा हूं। ठीक है, देखो आपने वाटर का 2 जगह ट्रांजैक्शन किया था, इफ यू रिमेंबर। एक इनोलेज के पास, एक साइट्रेट से साइट्रेट बनाने के लिए। राइट नाउ यू कैन इग्नोर इट। इनोलेज के पास आपने वाटर प्रोड्यूस किया, और ऑक्सैलो एसीटेट से साइट्रेट बनाने के लिए आपने वाटर कंज्यूम किया। बट फिलहाल हमारा मोटिव, हमारा काउंटिंग लिमिट्स टू टॉकिंग अबाउट कार्बन, टॉकिंग अबाउट एनर्जी कैरियर्स एंड टॉकिंग अबाउट एटीपी। अब बचपन से हम क्या पढ़ते आए हैं कि जब ग्लूकोज को ब्रेक करेंगे तो 38 ATP मिलेगा। अभी आपको टोटल कितना मिला? ओनली 4। यानी आपको चाहिए कितना? 34 ATP चाहिए। अब ये 34 ATP कहाँ से मिलेगा, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। ठीक है ना। आगे बढ़ने से पहले 2 नाम हैं जो मैं आगे अभी यहाँ पे डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। क्रेब्स साइकिल को आप TCA साइकिल भी कहते हो। TCA बोले तो ट्राई कार्बोक्साइलिक एसिड साइकिल, इसलिए क्योंकि साइट्रेट जो फर्स्ट कंपाउंड है उसमें 3 COH ग्रुप्स होते हैं, 3 कार्बोक्सिल ग्रुप, दैट इज व्हाई ट्राई कार्बोक्साइलिक एसिड साइकिल। आपका ग्लूकोज से पाइरुवेट बनना, ग्लाइकोलिसिस को आप EMP पाथवे भी कहते हो। EMP इसलिए कहते हो बिकॉज एमडेन, मेयरहॉफ एंड पार्सन, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पाथवे को फिगर आउट करने में आपकी मदद की थी। सो ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम EMP पाथवे भी है, एंड क्रेब्स साइकिल के नाम TCA साइकिल, क्रेब्स साइकिल को हम TCA साइकिल भी बुला सकते हैं। क्लियर है? सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे।
इन द नेक्स्ट लेक्चर विल गो बियॉन्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि NADH और FADH2 काम क्या करने वाले हैं. ओके, तब तक के लिए टेक केयर, रीड द बुक्स, सॉल्व द क्वेश्चंस एंड डू वेल. बाय बाय.